हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज हमारी 25वीं क्लास है पॉलिटी में, है ना। कॉपी पेन से निकाल लीजिए हर रोज की तरह और लिखना शुरू करें। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं और आज हम मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 का ए हम पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट की जो हमारी क्लास रही थी उसमें हमने आर्टिकल 21 के बारे में जाना था, है ना, प्राणोद्योग स्वतंत्रता के बारे में। आज आर्टिकल 21 जो शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है, जिसे किसी संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में ये आर्टिकल नहीं था, है ना। इसके बारे में स्टार्ट करेंगे, चलिए ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है उसको समझ लीजिए। ये आर्टिकल 21 का ए कहता है शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो 2002 में हुआ था, जिसके माध्यम से आर्टिकल 21 का ए संविधान में जोड़ा गया, है ना। परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 ए किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ था। और ये पूछा जाता है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, तो 21 का ए आर्टिकल है ना। ऐसे भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 21 का ए में क्या लिखा गया है, तो शिक्षा का अधिकार के बारे में बात की गई है ना। अब इतना समझेंगे कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा या उपलब्ध कराएगा। देखिए आर्टिकल 21 का एक कहता है कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा, उपलब्ध कराएगा। ये आर्टिकल 21 का एक कहता है ना। अनिवार्य है कि हर बच्चे को ये कराएगा, लेकिन हालांकि हर बच्चे को भारत के अंदर नहीं हो पा रहा। लेकिन आर्टिकल 21 का एक कहता है कि राज्य अनिवार्य रूप से निशुल्क यानी कि फ्री, कोई फी नहीं लगेगी उस बच्चे की, अनिवार्य रूप से निशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा। ये आर्टिकल 21 का एक कहता है। साथ ही साथ हमारे भारतीय संविधान का भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का आर्टिकल 45 भी हमारी शिक्षा पर ही बात करता है कि बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की ये बात करेगा आर्टिकल 45 भी, है ना, याद रखेंगे। वही संविधान का भाग 4 ए जिस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है, और जिस समय भाग 4 ए जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा के बारे में ही बात की गई है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा पर बहुत इफेक्ट डाला गया है आर्टिकल 21 का ए, यानी कि जोड़े ये संविधान संशोधन के माध्यम से, मूल संविधान में नहीं थे लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया गया है। आर्टिकल 21 का ए भाग संविधान का 4 ये मूल संविधान में था, ये है ना, क्योंकि हमारा भाग 4 मूल संविधान में था, तो आर्टिकल 45। इसके अलावा भाग 4 ए है ना जो जोड़ा गया था, उसमें हमारा यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य बनाया गया था 11वां, के सभी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या होगी, शिक्षा उपलब्ध कराना, है ना। ये मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, ठीक है। आई होप का 21 का ए आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अब आर्टिकल 22 पे हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अब देखिए गिरफ्तारी दो तरह की होती है, एक दंडात्मक होती है, एक औपचारिक रूप से होती है ना, उसके बारे में भी समझेंगे। दंडात्मक और निवारक निरोध, है ना, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। निवारक निरोध मतलब औपचारिक रूप से, और ये दंडात्मक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध स्वीकार कर लेना या न्यायालय में वो दोषी करार पाया जाना, तो दंडात्मक निरोध हो जाता है। व्यक्ति के द्वारा अपराध स्वीकार करने पर, है ना, वो दंडात्मक निरोध हो गया। और निवारक निरोध का मतलब है संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की ली जाए, संदेह के आधार पर, है ना। ऐसा समझ लीजिए, संदेह के आधार पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं ना कि
क्या कहूं मैं, क्या बताऊं। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई ए है, पर्सन है ए, है ना, और किसी को लगता है, बी को लगता है कि ए चोरी कर सकता है, ए चोरी कर सकता है ऐसा बी को लगता है, तो बी उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि उसने की नहीं है, लेकिन उसे संदेह के आधार पर हाँ शायद कर सकता है। तो ऐसा होता है संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, यानी कि निवारक निरोध। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले जो उसने पहले अपराध किया उसके लिए सजा न देकर भविष्य में अपराध न कर ले, उसके लिए चेतावनी, निवारक निरोध, है ना। कोई ऐसा हो सकता है कि चलो सपोज करो कि दो दोस्त हैं ए और बी, तो ए ने बी को थप्पड़ मार दिया, ए ने क्या कर दिया, बी को थप्पड़ मार दिया। अब उस थप्पड़ की सजा ना देकर उसको एक ऐसे संदेह का आधार, मतलब ऐसी गिरफ्तार उसको कर लिया जाए ताकि भविष्य में वो अपराध ना करे, इस तरह का वो कृत कार्य ना करे, है ना। तो ऐसा कार्य ना करे, उसको थप्पड़ ना मारे। यानी कि जो उसने पहले थप्पड़ मारा था उसके लिए तो उसको सजा नहीं दी गई, लेकिन ऐसा हुआ कि आगे को वो अपराध ना करे, उसके लिए उसको यानी कि संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लेना, ये होता है निवारक निरोध। ठीक है, आगे बात करेंगे। अभी देखिए, जो दंडात्मक निरोध होता है, जब आरोपी यानी कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार कर लेता है या न्यायालय द्वारा उसको क्या हो जाता है, उसको न्यायालय अपराधी घोषित कर देता है, उस समय उसके लिए कुछ संरक्षण है, यानी प्रोटेक्शन दिए गए हमारे भारतीय संविधान की तरफ से। जो 22 का 1 अनुच्छेद 22 का 1 कहता है कि जो व्यक्ति है जिसपे अभी जिसने आरोप स्वीकार किया है या न्यायालय द्वारा उसको दंडित घोषित कर दिया है, उसको जानने का अधिकार है गिरफ्तारी में, उसको ये जानने का अधिकार है कि मुझे किस धारा के तहत मुझे गिरफ्तार क्यों करा गया है या मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसको ये सब जानने का अधिकार है। साथ ही साथ अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी उसको अधिकार है ना। ये आर्टिकल 22 का 1 कह रहा है, याद रखेंगे। वो किसके लिए कह रहा है, दंडात्मक निरोध में बात कर रहा है वो व्यक्ति जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो। ठीक है, वहीं आर्टिकल 22 का 2 कह रहा है कि न्यायालय में उस व्यक्ति को, न्यायालय में जिसने, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना, मजिस्ट्रेट के सामने। यह आर्टिकल आपका 22 का 2 कह रहा है ना, 22 का 2 के न्यायालय में 24 घंटे के भीतर पेश करना। याद रखेंगे, जैसे सपोज करो कि अपराध करा है कहां, दिल्ली में, अपराध हुआ है कहां, दिल्ली में, और करने वाला रह रहा है कहां, तमिलनाडु में, है ना। करने वाला अब कहां है, तमिलनाडु में। दिल्ली की पुलिस जाएगी कहां, तमिलनाडु जाएगी, वहां से उसे गिरफ्तार करेगी। अब देखिए कितनी दूरी है, समय लगेगा उसमें, जबकि आर्टिकल 22 का 2 कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। अब सोचो उससे मतलब 24 घंटे के अंदर पेश करोगे, अब उससे ज्यादा समय तो उसको लाने में लग जाएगा। तो जो यातायात का समय होता है, जो ट्रेवलिंग समय होता है, वो इसमें नहीं जुड़ता, बल्कि थाने पर आकर, थाने पर उपस्थित होने से समय स्टार्ट हो जाता है। 24 घंटे या उससे पहले फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है ना। अब इतना समझिए, जो ये निवारक निरोध जो है ना, जिसे हम संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की बात करते हैं, वो संवर्ती सूची का विषय है, और संवर्ती सूची का विषय में कानून केंद्र भी बनाती है और राज्य भी बनाती है ना, याद रखेंगे। अब जो केंद्र जो कानून बनाएगी, सुरक्षा का आधार होगा, संप्रभुता व अखंडता का आधार होगा, और विदेशी संबंध के आधार पर कानून बनाएगी कौन, केंद्र। वहीं राज्य की बात कर ले तो सुरक्षा का भी आधार, देश की सुरक्षा का आधार, है ना, और संप्रभुता का भी आधार होगा। लेकिन विदेशी संबंध पर कानून राज्य नहीं बना सकता, याद रखेंगे। हाँ, इसके अलावा लोक व्यवस्था की बात हो जाए या आवश्यक वस्तु की पूर्ति की बात हो जाए, इस पर कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है ना। अब ऐसा समझ लीजिए, जैसे केंद्र की मैं बात करता हूं, सुरक्षा का आधार अगर आ जाए, देश की सुरक्षा का आधार, जैसे यूएपीए कानून है ना, जो वर्तमान में चल भी रहा है, और इसको अभी 2008 में और 2000 शायद 17 या 19 में इसे और भी कठोरता, मतलब इस संशोधन करके और कठोर बना दिया इस कानून। इसके अलावा आपका एनएसए कानून है, जो आज भी चल रहा है ना, एनएसए। ठीक है, इसके अलावा मीसा है, टाडा पोटा, कोफपासा, निवारक निरोध, ये कानून जो बने तो थे, लेकिन वर्तमान में देखो, वर्तमान में यूपी और एनएसए चल रहा है ना, बाकी ये सब बने थे और समाप्त हो गए। वहीं राज्य के कानून की बात करते हैं तो यूपी कोका, जैसे गुजरात में
जीजे कोका, महाराष्ट्र में एमए कोका, है ना, यूपी का यूपी कोका। देखिए यूपी से मतलब है उत्तर प्रदेश, कोका का मतलब है कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट, इतना समझिए इसकी फुल फॉर्म, है ना। तो इस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा आर्टिकल 22 का 3 हम देख लेते हैं। कौन सा? आर्टिकल 22 का 3, संरक्षण का अधिकार इनको प्राप्त नहीं होगा। किसको नहीं होगा? अब हम बात करेंगे जो निवारक जो संदेह के आधार पर पकड़े जा रहे हैं, है ना, जिनकी गिरफ्तारी संदेह के आधार पर हो रही है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था थप्पड़ मारने का, है ना, या फिर मैंने कहा था कि सजा न देकर भविष्य के लिए चेतावनी, ऐसा भी हो जाता है। देखिए संदेह के आधार पर जो हम गिरफ्तारी करते हैं कि कोई बड़ा क्राइम करने वाला लगता है कि हमको ये बड़ा क्राइम कर सकता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वो भी तो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती है ना। जैसे संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा आर्टिकल 22 के 3 में, किसको नहीं होगा? विदेशी शत्रु को, जो हमारा जो विदेशी शत्रु है ना, जैसे पाकिस्तान, चीन, है ना, या फिर निवारक निरोध कानून अगर कोई है उसके अंतर्गत किसी गिरफ्तारी होती है तो उसको भी संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। संरक्षण का अधिकार का मतलब है आपका आर्टिकल कौन सा वाला? 22 का एक, जैसे जानने का अधिकार, पसंद के वकील का अधिकार, है ना, उसे सलाह लेने का अधिकार। वहीं आर्टिकल 22 का 4 कहता है निवारक निरोध कानून के द्वारा संदेह के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक डिटेन करना, है ना। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जिसको संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हो जाती है, जिसकी लगता है कि हाँ शायद ये कोई अपराध कर सकता है, तो उसको 3 माह तक डिटेन किया जा सकता है। जबकि गिरफ्तारी कहती है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। लेकिन ऐसे में अगर निवारक निरोध कानून के द्वारा गिरफ्तारी होती है तो उसे 3 माह तक डिटेन किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होती। इसको बढ़ा बढ़ाकर 1 साल तक भी करा जा सकता है ना, लेकिन 3 माह एक बार में होगा, याद रखेंगे। वही आर्टिकल 22 का 5 कहता है कि कारण बताओ गिरफ्तारी जानने का अधिकार, है ना। इनको भी गिरफ्तारी जानने का अधिकार है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, किस धारा के तहत हमको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ अपने पक्ष रखने का भी अधिकार है इनको। जो निवारक कानून के तहत गिरफ्तारी जिनकी होगी उनको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार भी है और उनको अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है ना। आर्टिकल 22 का 5 कह रहा है। आर्टिकल 22 का 6 कहता है लोकहित में जानने का अधिकार नहीं होगा। अगर निवारक निरोध कानून के अंतर्गत अगर कोई गिरफ्तारी होती है लेकिन वहां पेच फंस जाता है लोकहित का, है ना, तो वहां जानने का अधिकार नहीं होगा कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, और ना ही उसमें क्या होगा, ना ही उसमें फिर अपना पक्ष रखने का उनको अधिकार होगा, है ना, याद रखेंगे। आर्टिकल 22 का 7 कहता है विशेष मामलों पर संसद निवारक निरोध कानून पर निवारक निरोध पर कानून बना सकती है ना, विशेष मामलों पर। ये कहता है आर्टिकल 22 का 7। तो आर्टिकल 22 हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से आप कर भी रहे होंगे, ठीक है। नोट जरूर करते रहें कॉपी में। अब साथियों जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, देखिए इसमें भारतीय और गैर भारतीय दोनों को मिलेगा, और राज्य और व्यक्ति ये दोनों के विरुद्ध भी होगा, है ना। भारतीय और गैर भारतीय दोनों के लिए है, और राज्य और व्यक्ति क्या है, इन दोनों के विरुद्ध है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब शोषण चाहे व्यक्ति करे या राज्य करे, दोनों के लिए ही गलत है। अब आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 23 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, यानी कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम करने के लिए मना करता है आर्टिकल 23। मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि जो हम मानव तस्करी करते हैं, है ना, मानव तस्करी करना, उसके लिए मना करता है। बलात्श्रम यानी कि बच्चों से काम कराने के लिए मना करता है यह आर्टिकल, है ना। वहीं आर्टिकल 23 का 1 कहता है मानव दुरुपयोग, बलात्श्रम, बेगारी पर प्रतिबंध की बात करेगा, यानी कि मानव दुरुपयोग नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जो इंसानों को बेचा जाता है वो नहीं होगा, बलात्श्रम नहीं होगा, बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, और बेगारी नहीं कराई जाएगी, है ना। इस पर ये प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23 का 1, है ना। वहीं आर्टिकल 23 का 2 कहता है लोकहित में अनिवार्य सेवा, लोकहित में अनिवार्य सेवा की बात करेगा, जिसमें धर्म, जाति, वर्ग, मूल वंश के आधार पर
राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। लोकहित में, यानी कि लोकहित की मतलब जनता के लिए, ऐसा कहना समाज सेवा। समाज सेवा अगर सरकार को जरूरत पड़ रही है, जैसे कोरोना हुआ था, है ना, कोरोना हुआ था, वहां पर सभी के लिए वो जनता लोकहित में तो काम हुआ था वो, है ना। तो लोकहित में अनिवार्य सेवा, यहां पर धर्म, जाति, वर्ग, मूलवंश के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 23 का दूसरा पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। वहीं अब आर्टिकल 23 जो है हमारा, इसके लिए संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के बारे में जान लेते हैं। जैसे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम हुआ था, जो 1956 में बना था, है ना। जैसे अब देखिए, महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं होती है जिनको हम वेश्या के नाम से जानते हैं, है ना, जो अपना शरीर बेचने का काम करती हैं। हालांकि ये भी एक बिजनेस के तौर पर संविधान उसने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये भी एक बिजनेस के तौर पर है, लेकिन खुलेआम नहीं कर सकते, है ना। उसके संबंध में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, जो यानी कि जो अनैतिक चीज है उनके लिए बनाया गया। साथ में बंधुआ मजदूरी प्रणाली अनुमूलन अधिनियम आया, जो कि 1976 में आया था। ये कानून ऐसे बनाए गए जो आर्टिकल 23 से संबंध रखते हैं। वहीं आर्टिकल 24 की बात कर लें तो बाल श्रम पर निषेध, है ना, यानी कि बाल श्रम कराने के लिए मना किया, बच्चों से काम कराने के लिए। कितने वर्ष से? 14 वर्ष से कम के जो बच्चे होंगे उनसे काम नहीं कराया जाएगा, ये आर्टिकल 24 कहता है, याद रखेंगे। कहां पर? कारखानों में, खानों में, परिसंकट में, नियोजन में, है ना। खान मतलब जो कोयले की खान होती है ना, बालू रेत की खान होती है, चट्टानों की खान होती है, उनमें काम नहीं कराया जाएगा। अब इनके रोकथाम के लिए कुछ अधिनियम आए, कुछ एक्ट आए, कुछ नियम बनाए गए। जैसे बाल श्रम अधिनियम आया, जो कि 1986 में आया था। खान अधिनियम आया, 1952 में आया था। कारखाना अधिनियम आया, जो कि 1948 में आया। इस तरह के बहुत सारे अधिनियम आए समय समय पर, है ना, जो ये आपका आर्टिकल 24 से संबंध रखते हैं। तो आज हमने आर्टिकल 23, 24 देख लिया, आर्टिकल 21 देख लिया, 22 देख लिया। अब कल की जो हमारी क्लास रहेगी, आर्टिकल हम 25 से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 25 से 28, है ना, याद रखेंगे, आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रहे, नोट जरूर बनाए, लिखते जरूर रहें, क्योंकि आपको आने वाले समय में फिर इसका रिवीजन के लिए आपको समय मिल जाएगा और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा ना। तो चलिए, धन्यवाद।